हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, बिहार फायरमैन के लिए स्पेशली साइंस का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए। फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, साइंस टॉपिक जो है इससे लगभग बिहार फायरमैन में 25 या 30 क्वेश्चन पूछ जाते हैं पेपर में। मान लीजिए साइंस से 30 क्वेश्चन पूछ लिया गया और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया, तब क्या कीजिएगा आप। तो चलिए देखिए, सॉल्व कीजिए सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। चलिए आपसे क्वेश्चन फर्स्ट के लिए राइट आंसर बताएंगे। देखिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। इतने समय में आप सभी अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे देखिए कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी, क्योंकि आज की इस क्लास 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाएंगे साइंस का, जो कि CSBC द्वारा पूछा गया सब प्रश्न है। चलिए बताएंगे, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो हम सभी कह सकते हैं CO2 बनती है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे। अगर आप सभी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है, खाद्य श्रृंखला होता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है। डी राइट आंसर रहेंगे, जीन। अगर आप सिर्फ ऑप्शन में डी को टिक करते बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जीन है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, याद रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, जीन जो है ये DNA की सबसे लंबी श्रृंखला के एक छोटे से खंड होते हैं जीन। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त कहां से आता है फ्रेंड। दायां आलिंद से आता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त जो आते हैं फ्रेंड, वो कहां से आते हैं, दायां आलिंद से आते हैं, याद रखेंगे आप सभी। डी करेक्ट आंसर होंगी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक खाद्य नहीं है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा एक प्राथमिक खाद्य नहीं है। प्राथमिक खाद्य क्या होता है, जो डायरेक्ट प्राकृतिक से हमें मिला हो, जैसे सब्जी हो गए, फल हो गए, अनाज हो गए, जैसे चावल दाल, ये सभी क्या है, प्राथमिक खाद्य हैं। जबकि दुग्ध प्राथमिक खाद्य नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान है फ्रेंड। भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान कितना है। चलिए क्वेश्चन 6 के लिए राइट आंसर बताएंगे, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाते हैं। अगर आप सिर्फ ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 50 हर्ट्ज हैं, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, टिक्का रोग किससे संबंधित है। यह संबंधित है मूंगफली से। फिर टिक्का रोग जो संबंधित है यह संबंधित है मूंगफली से, याद रखेंगे आप सभी। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्राइबेसिक अम्ल है। ट्राइबेसिक अम्ल है फ्रेंड। सी राइट आंसर है, फॉस्फोरिक अम्ल है। ट्राइबेसिक अम्ल जो है ये एक फॉस्फोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है फ्रेंड। चलिए आपसे फटाक से आंसर बताएंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये किस विटामिन का नाम है। तो आप सबको बताओगे, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन C का रासायनिक नाम है, याद रखेंगे आप सभी। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि एस्कॉर्बिक अम्ल जो होते हैं ये खट्टा होते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है फ्रेंड। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप सभी से। खाद्य जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो यह गैस का नाम है हाइड्रोजन, याद रखिएगा आप सभी। खाद्य जब श्रृंखला करेगा तो गैस जो उत्पन्न होगा उससे वो हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है फ्रेंड? तो यह है क्लोरीन। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है जाइलेम का क्या कार्य होता है फ्रेंड? चलिए फटाक से आंसर करेंगे आप सभी। जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। जाइलम का कार्य क्या है? जल का संवहन करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक परिवर्तन नहीं है फ्रेंड। चलिए बताएंगे इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हम सभी कह सकते हैं पानी का उबलना। ऑप्शन में ए को हम सभी टिक कर सकते हैं। पानी का उबलना क्या है फ्रेंड? तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा? तो एटॉमिसिटी जो होगा फ्रेंड वो 7 होगा H2SO4 का। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है साबुन का सा उत्पाद है फ्रेंड। बी राइट आंसर है ग्लिसरॉल है फ्रेंड। ग्लिसरॉल को साबुन का सा उत्पादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से सही कथन चुनिए। चलिए फ्रेंड बताएंगे, ऑप्शन को पढ़िए। देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चलिए फटाक से बताएंगे आप सभी, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन क्या दिए हुए? द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है, या द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं। तो हम सभी क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार क्या होता है? बदलता है। याद रखिएगा आप सभी, द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन होते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिलास में पानी पर बर्फ तैरता है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए गिलास में पानी रखा हुआ है, उस पर बर्फ तैर रहा है, अगर बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि एक टब में पानी रखा हुआ है और उसमें बर्फ तैर रहा है, यदि पूरा बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमसे कह सकते हैं आयतन वही रहेगा, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगा तो वो क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा, ना कि टब में या ग्लास में रहेगा, पानी में शामिल होगा। तो याद रखिएगा आयतन वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है फ्रेंड? तो नहीं पाया जाता है हेमेट। हेमेट नहीं पाया जाता है, जबकि मिलेशिया, इनकस, स्टेपिस ये सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उसी वस्तु के प्लायन वेग से डैश होगा, तो क्या होगा? अधिक होगा। याद रखिएगा आप सभी, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उसी वस्तु के प्लायन वेग से अधिक होगा। याद रखेंगे आप सभी, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को समझिएगा, फैक्टदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन को अगर पेपर में आता है तो पक्का गलती कीजिएगा आप सभी, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा आप सभी। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा गलती होता है। अगला क्वेश्चन है 24 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत है फ्रेंड। तो डी राइट आंसर है 75%। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा का गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है फ्रेंड? सी राइट आंसर है Zn, जस्ता का प्रयोग करते हैं। लोहा के गैल्वेनीकरण में किसका प्रयोग करते हैं? हम सभी जस्ता का प्रयोग करते हैं, Zn का। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले किस जीवों को अंतरिक्ष में भेजा गया था फ्रेंड? चलिए फटाक से आंसर बताएंगे, सबसे पहले किस जीवों को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो हम सभी जानते हैं किसे भेजा गया था, कुत्ता को। याद रखिएगा आप सभी, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगें किसमें नहीं चल सकती है? ठोस, हाइड्रोजन, निर्वात या तेल में?
तो हम सिखा सकते हैं निर्वात में, ऑप्शन में सी को टिक कर सकते थे हम सभी। निर्वात में फ्रेंड ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, जबकि ठोस, हाइड्रोजन, तेल ये सभी में चल सकती है ध्वनि तरंगें। अगला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस डैश के कारण होता है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है फ्रेंड? वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक की बात कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, धुंध या कार्बन डाइऑक्साइड या फ्लाई एश? तो देखिए इसका बी राइट आंसर है धुंध। धुंध जो है फ्रेंड ये क्या है? द्वितीय प्रदूषक माना जाता है, जबकि ये सभी प्राथमिक प्रदूषक हैं। अगला क्वेश्चन है केस्कोग्राफ का आविष्कार भारत के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से जुड़ा है? केस्कोग्राफ का आविष्कार। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि केस्कोग्राफ का आविष्कार भारत में किसने किया था? तो हम कह सकते हैं जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन में डी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी, जगदीश चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विटामिन सी में सबसे समृद्ध स्रोत है? जैसे कि फ्रेंड आपसे को बताए थे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल है। और सबसे अच्छा स्रोत क्या है इसका? आंवला है, जो खट्टापन हो। उसके बाद नींबू होता है, आंवला, नींबू, बी राइट आंसर है। तो विटामिन सी में सबसे समृद्ध स्रोत जो है वो आंवला का है। अगला क्वेश्चन है ग्राइफिन है फ्रेंड। तो ग्राइफिन क्या है? कार्बन का अप्रूफ है ग्राइफिन। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ग्राइफिन क्या है? देखिए छोटा सा है पर कतई जहर क्वेश्चन है। ग्राइफिन क्या है? कार्बन का अप्रूफ है। अगला क्वेश्चन है डेंगू किसके कारण होता है फ्रेंड? डेंगू अगर आपसे ऑप्शन में बी को टिक करें तो बिल्कुल राइट आंसर है, विषाणु के कारण डेंगू फैलता है, जिसे वायरस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? चलिए कई बार यह क्वेश्चन आपसे को बताएं, आंसर कीजिएगा आप सभी। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1981 में, 1981 में लागू किया गया था वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को। तो चलिए आज कितना ही। आज के इस क्लास में हम सभी साइंस का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। आज के क्लास कैसा लगा आपसे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सभी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।